वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि अब एक तरह से आप कह सकते हो कि ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक के लिए या ऑल्टरनेटिव टू सिंगल यूज प्लास्टिक हमें मिल चुका है, राइट। इट वाज रिसेंटली इन न्यूज़ ऑल्सो एंड यहाँ पे आज हम बात करेंगे कसावा की या टैपियोका की, जिसके थ्रू यहाँ पे अब बायोप्लास्टिक्स या आप कह सकते हो ऑल्टरनेटिव ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक बनाया जा रहा है, राइट। तो इंडिया की जब हम बात करें तो इंडिया में नागालैंड में स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं तो मुकोकचुंग नाम का एक ऐसा गांव जहां पे एक एमएसएमई को इस्टेब्लिश किया गया है, डिसेंट्रलाइज करते हुए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, देन विमेन जो है वर्कर्स इन्वॉल्व हुई हैं एंड एक ऐसी एमएसएमई को इस्टेब्लिश किया गया है जिसका नाम क्या है, इकोस्टार्च, राइट। इकोस्टार्च के नाम से एमएसएमई को रजिस्टर करवाने के बाद फाइनली अब एक प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव बनकर आ गया है, ठीक है। सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसका ऑल्टरनेटिव यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कसावा ही क्यों? तो बेसिकली जब हम कसावा का या टैपियोका का आप नाम सुनते हैं, इट इज अ रूट जो कि अब ट्यूबर है, ठीक है। तो ट्यूबर में अगर हम देखते हैं यहाँ पे स्टार्च का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली जैसे हम पोटैटो देखते हैं, पोटैटो में भी स्टार्च का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो यही स्टार्च जो है हमें क्या देता है, इलास्टिसिटी देता है, स्ट्रेचेबिलिटी देता है, ड्यूरेबिलिटी भी देता है, राइट। एंड साथ ही साथ एक ऑल्टरनेटिव देता है जो कि टोटली बायोडिग्रेडेबल है। तो इसी तरीके से इसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए एक ऐसा प्लास्टिक बैग बनाया गया जो कि टोटली यहाँ पे क्या है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है। कसावा के बारे में जानेंगे एंड ये एमएसएमई जो एस्टैब्लिश हुई है इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं उसको यहाँ पर आज देखेंगे। सबसे पहली चीज कि चैलेंज क्या है। चैलेंज तो यही था कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है बैन हो गया या प्लास्टिक जो है वो टोटली कंप्लीटली बैन हो गया। तो प्लास्टिक जिसके ऊपर इतनी ज्यादा डिपेंडेंस है ह्यूमंस की, राइट, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव जो कि सिमिलर तरीके की हेल्प प्रोवाइड करे उसको भी बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर हम टैपियोका का यूज करके ऐसे बायोप्लास्टिक्स को अगर बना रहे हैं तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव आ रहा है, जीरो कार्बन फुटप्रिंट है यहाँ पे, ठीक है। एंड फाइनली हमारे पास अचीवमेंट यही है कि कोई भी रेजिड्यू यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इंडिया का बैन जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स के ऊपर, अब वो इंटेंशन क्या थी कि अफोर्डेबिलिटी में लेकर आए ऐसा, क्योंकि अब जनरली कोई नई टेक्निक जब मार्केट के अंदर आती है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी अभी के लिए एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई इतनी नहीं है, राइट। तो उसी वजह से अब इसी के हिसाब से हमें प्राइसिंग भी उस हिसाब से स्टैब्लिश करनी पड़ेगी ताकि फर्दर ये जो छोटा सा आइडिया है जो मुकोकचुंग में अभी फॉलो किया जा रहा है वो अगर हम इंडिया में इंप्लीमेंट कर दें पूरे, तो उसकी प्राइसिंग या आप कह सकते हो कि फर्दर जो इंडस्ट्री का फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है। देन लैक ऑफ अफोर्डेबल एंड रेडिली अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं हमारे पास, ठीक है। अभी भी छोटा सा इनिशिएटिव है जिसको लेटर ऑन कमर्शियलाइज करने की थ्रू आउट इंडिया कोशिश की जाएगी। अब प्लास्टिक्स का बहुत ज्यादा यूज अगर हो रहा है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस तो है, पोल्यूशन का चैलेंज है, देन हमारे पास लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, हार्म टू वाइल्ड लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट चेंज। तो बेसिक सी बात है, हमारे पास प्लास्टिक्स को ऑल्टरनेटिव लेके आना जरूरी है क्योंकि प्लास्टिक का यूजेज जिसके ऊपर डिपेंडेंस इतनी ज्यादा है उसका इकोलॉजिकली अगर हम असर देखें बहुत ज्यादा बुरा है। तो कसावा जो है एक सस्टेनेबल सोल्यूशन निकलकर सामने आया है। कसावा जिसको आप टैपियोका भी बोलते हैं, एक ऐसी क्रॉप है, सूटेबल क्रॉप है। ऑल्टरनेटिव क्यों है? क्योंकि ग्रोथ साइकिल बहुत ज्यादा है, स्टार्च कंटेंट है, मैंने बोला ना इलास्टिसिटी देगी, अडेप्टेबिलिटी है रीजन के क्लाइमेट को लेकर, ठंडे इलाकों में जनरली ये है, ठीक है। ठंडे इलाकों में भी एज एन के मैं ऑल्टीट्यूड की बात करूँ तो 1000 मीटर्स का इसको ऑल्टीट्यूड चाहिए होता है, ठीक है, बट रेनफॉल कंटेंट भी ज्यादा होता है। तो उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे ऐसी एरियाज में ये उगता है। तो ये ऑफर करता है एक रिन्यूएबल एंड बायोडिग्रेडेबल रिसोर्स जो कि बायो प्लास्टिक प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल रहेगा। तीसरी चीज यही है कि रिड्यूस करेगा रेजिलियंस ऑन द पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक्स। तो हमारे पास जो प्लास्टिक हम यूज करते हैं उसमें पेट्रोलियम जो है वो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, पेट्रोलियम एज एन रॉ फॉर्म, ठीक है। अगर आप पेट्रोलियम जेली भी यूज करते हैं, जब हम वैसलीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अब पेट्रोलियम या पेट्रोकेमिकल्स ही हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम के ऊपर जो हमारा अब डिपेंडेंस है, पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर यहाँ पे जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी, जो कि प्लास्टिक्स को यहाँ पर बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। देन अब इसके अंदर गवर्नमेंट का रोल कितना ज्यादा इंपैक्ट करता है ना, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंस आपको पता लगती है। नेक्टर का रोल बहुत ज्यादा है। अब नेक्टर क्या है? नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, जो कि सरकार के द्वारा ही स्थापित की गई, ठीक है, एंड रिसर्च के लिए यहाँ पे काम किया गया। एक क्रूशल रोल है कि जो प्रमोट कर रही है, सपोर्ट कर रही है इस इनिशिएटिव को। तो इस वजह से जब सरकार आपके हित में खड़ी होती है, सरकार आपके लिए खड़ी हो रही है, आपके जो भी आपका आइडिया है उसको प्रमोट करती है, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन और भी ज्यादा आसान हो जाती है
ये हाईलाइट करती है इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज जो फॉस्टर करें, अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, एंड वो ट्रांसफर जो कि एक सस्टेनेबल ट्रांसफर है। ठीक है, नेक्टर की इन्वॉल्वमेंट इंश्योर कर रही है कि एक बैकिंग है ये जो हमारे पास MSME स्टैब्लिश हुई है, ये जो आइडिया है जिसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, एंड ओपन करेगा ये एवेन्यूज फॉर फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन बायोप्लास्टिक्स। राइट, तो बेसिकली अब इको स्टार्च जो कि एक बिजनेस मॉडल है जो कि MSME है जिसको एस्टैब्लिश किया गया है, अभी करती क्या है कि हमारे टापियोका का जो स्टार्च है उसको निकालने के बाद फर्दर जो स्टार्च का, या बेसिकली अगर हम ग्लिसरॉल की बात करते हैं, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिखती है कि कोई भी प्लास्टिक है, ये स्टडी एक तरह से इंडोनेशिया में हुई थी जो पढ़ी थी मैंने, जिसके बेसिस पे या जिस मॉडल को फॉलो करते हुए ये इको स्टार्च ने काम शुरू किया। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो टापियोका इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पे अब अगर हम देखते हैं ग्लिसरॉल का इम्पैक्ट जो हमारा स्टार्च है उसके साथ मिलकर यहाँ पे काम हो रहा है ना, तो जितना ज़्यादा ग्लिसरॉल कंटेंट एक बायोप्लास्टिक बनाने के लिए, बैग बनाने के लिए बायोप्लास्टिक ज़्यादा होगा, उसकी आप कह सकते हो कि इतनी जल्दी ही वो क्या करेगा, वो उतनी जल्दी ही वापस से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बन जाएगा। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एज इन कि वो तकरीबन उतना ही जल्दी मिट्टी में मिलेगा, मतलब जितना ज़्यादा यहाँ पे कंटेंट होगा ग्लिसरॉल का उतनी जल्दी ही वो अब वापस आप कह सकते हो लीविंग नो फुटप्रिंट बिहाइंड, या किसी तरह का रेजिड्यू छोड़े बगैर वो वापस से बायोडिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, अब जितना ग्लिसरॉल का कंटेंट कम करते रहेंगे उतनी ही ड्यूरेबिलिटी जो है उस बैग की बढ़ती जाएगी। तो इसी मॉडल को फॉलो करते हुए MSME जो है इको स्टार्च उसको इस्टेब्लिश किया गया, एंड इट इज़ एट अ हार्ट ऑफ दिस सक्सेस स्टोरी। ठीक है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं आज। इस्टेब्लिशमेंट ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है इन फ्यूचर कैसे आप इसको एड्रेस कर सकते हैं, एनवायरमेंटल चैलेंजेस को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, बट बहुत सारी ऐसी दिक्कतें भी हैं। तो अब लोग क्या करेंगे, वहाँ पे जो फार्मर्स हैं, क्योंकि टापियोका जो है अगर नागालैंड में ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो अब लोग क्या करेंगे, टापियोका को ही ग्रो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, फार्मर्स जो है वो ही इन्वॉल्व हो रहे हैं इस MSME के साथ। फार्मर्स क्योंकि लोकल एक कंपनी है ना, खड़ी हुई है ना, और छोटी कंपनी है, लोग जो है आपस में मिलकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इन दैट केस अब लोग या फार्मर्स इन पर्टिकुलर टापियोका ग्रो करना ज़्यादा चाहेंगे। तो इस वजह से क्या हो सकता है, एक प्रॉब्लम ये आ सकती है हमारे पास कि एक सिंगल क्रॉप है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उस वजह से सॉइल पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, एनवायरनमेंट के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो सरकार के आगे वो एक चैलेंज आ सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, बट अभी के लिए इसके अगर हम प्रोज देखते हैं क्या क्या है, इको स्टार्च एक्चुअली में कर क्या रहा है। डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन मॉडल है, जिस वजह से अब जो सोर्सिंग है कसावा की वो लोकली होती है, जिस वजह से ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि नागालैंड में पाया जाता है। कार्बन फुटप्रिंट जो है अब वो कॉस्ट की वजह से, देखो कार्बन फुटप्रिंट जो है आपके प्रोडक्ट की वजह से भी होता है, प्लस अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी बीच में इंक्लूड करते हैं तो उसमें भी तो फ्यूल बर्न होता है। तो कार्बन फुटप्रिंट और भी ज़्यादा कम क्यों हो जाता है, क्योंकि लोकली सोर्स है। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट इस वजह से भी कम हो जाता है क्योंकि बायोडिग्रेडेबल है। तो इससे क्या होगा, लोकल इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें इकट्ठे हो रही हैं कि कार्बन फुटप्रिंट कम, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम है, लोकली सोर्स कसावा है। ठीक है, उसकी वजह से जो हमारा बायोप्लास्टिक है उसके अंदर उसको बनाने के लिए एसिड को ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, स्टार्च कंपोनेंट ही चाहिए जिसको एक्सट्रैक्ट करना है आपने। ठीक है, टापियोका से या कसावा से। ठीक है, तो उसके बाद आप प्लास्टिक्स या प्लास्टिक बैग्स, बायोप्लास्टिक बैग्स को बना सकते हैं। ठीक है, अब ये मॉडल जो है वो रेप्लिकेबल है ऐसी हर एक रीजन में जो कि सेम चैलेंजेस को यहाँ पे फेस करती है। अब वहाँ पे अगर आप टापियोका की बात करते हैं तो आप लोकली सोर्स कर रहे हैं, बट बाहर वाले इलाकों में जहाँ पे टापियोका नेचुरली नहीं उगता है या उग नहीं सकता है, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, वहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट आपका बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बट अगर हम देखें नागालैंड से ही मैन्युफैक्चर हो या केरला जैसी स्टेट्स की बात करें जहाँ पे टापियोका अगेन मिलता है, तो वहाँ पे भी अगर ऐसी चीज़ होती है तो इन दैट केस आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे प्लांट लगा के इंडिया में इसको बेच सकते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल कंटेंट को ही आपको ध्यान में रखना है कि कितना ज़्यादा है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर हम देखें 9 डेज़ के अंदर ये वापस से डिकम्पोज हो जाता है इनटू द सॉइल। सो दिस इज व्हाट द स्टडी सेज। ठीक है, मैक्सिमम 9 डेज़ के अंदर। तो अब ये इम्पैक्ट क्या लेकर आएगा हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर, पहली चीज़ कि ये ड्राइव कर रहा है शिफ्ट टुवर्ड्स कैसावा कल्टिवेशन, जो चीज़ मैंने मेंशन की, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही लेकर आ सकता है। पहला इम्पैक्ट जो है हमारे पास, जो नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि सिंगल क्रॉप को ही ग्रो करेगा, क्रॉप की जो डाइवर्सिफिकेशन है वो नहीं हो सकती। ऑल्टरनेटिव जरूर दे रहा है हमें प्लास्टिक के लिए यहाँ पर, बट अगेन वो सॉइल की हेल्थ के लिए भी खराब है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव इनकम है सोर्स फार्मर्स के लिए, क्योंकि अगर लोकली फार्मर्स जो है जो चीज़ उगा रहे हैं वो सस्टेनेबिलिटी के लिए ही जनरली उगाते हैं, है ना। बट अगर फार्मर्स को ऐसी ही चीज़ उगानी पड़े जिससे लोकली, जिसको लोकली सोर्स किया जा सकता है, जैसे कि कसावा, तो वहाँ पे वो क्या बोलेंगे कि हमें तो एक्स्ट्रा पैसा ही आ रहा है ना, सस्टेनेंस के अलावा जो भी हम क्रॉप उगा रहे थे या जो हमारी लैंड थी, अगर हम उसके ऊपर टापियोका उगाना या कसावा उगाना शुरू कर दें तो हमारे लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है।
है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अब सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबल वाटर यूसेज एंड डाइवर्सिफिकेशन टू अवॉइड मोनोकल्चर रिस्क। मोनोकल्चर बोलते हैं सिंगल क्रॉप को उगाना, है ना। तो ये सारे रिस्क को अवॉइड करना यहाँ पे जरूरी है। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप्स इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द सॉइल हेल्थ ऑल्सो। एक ही तरह के बात करते हैं ना कि अगर आप एक ही तरह की क्रॉप उगाते रहेंगे एक सॉइल पे, तो वही जो न्यूट्रिएंट वो क्रॉप यूज करेगी उससे ही अब वो सॉइल जो है धीरे धीरे डिप्राइव होती रहेगी, तो वो एसिडिटी बढ़ा देता है, सॉइल के एसिड लेवल्स को बढ़ा देता है। तो सिमिलरली लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए, रेजिलियंस के लिए हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करनी जरूरी है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के ऊपर ये इंपैक्ट पड़ सकता है। देन अब ये क्या कर रहा है, विमेन को यहाँ पर एम्पावर कर रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू। क्योंकि अब जो विमेन है, अब नागालैंड जैसे स्टेट की हम बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में है, मेन स्ट्रीम से यहाँ पे कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है। अगर लोगों को कुछ काम करना भी है तो उनको उठ के आना पड़ता है अपनी अपनी जगहों से। अब ऐसी एमएसएमई वहाँ पे लग गई है, ऐसे ऑल्टरनेटिव यहाँ पे है जिसका एंटरप्रेन्योरशिप में फ्यूचर दिख रहा है। वुमेन जो है, जो कि घर पे आइडल जनरली अगर बैठ रही हैं, तो अब वहाँ पे किसी काम में इन्वॉल्व हो रही है, तो उनके पास 4 पैसे भी आएंगे, 4 पैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो उनका घर भी बेटर चल पाएगा। एंड सरकार का जो मेन एम है यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन में वुमेन को लेके आना, वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। एंड द सेम थिंग इज रिटन हियर कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट पे एस्पेक्ट यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रोजेक्ट पे एक एस्पेक्ट है वुमेन का, तो एम्पावरमेंट है वुमेन की इकोनॉमिकली ऑल्सो, गिविंग देम ग्रेटर कंट्रोल ओवर देयर लाइवलीहुड्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग देयर सोशल अपलिफ्टमेंट। इसके अलावा अलाइन कर रहा है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी या एफर्ट्स की प्रमोट करे वुमेन एम्पावरमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट। तो सिंपल सी बात है कि वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि अब कोई भी नई इंडस्ट्री लगती है तो जनरली गवर्नमेंट वांट्स कि किसी ऐसे अंडर डेवलप्ड एरिया में जाकर या अंडर डेवलप्ड स्टेट में जाके या वो लगे, या शहर जो है नहीं बनाया अभी, कोई पिछड़े वाले इलाके में जहाँ पे अभी डेवलपमेंट होनी है वहाँ पे जाके लगे, तो क्या होगा, आसपास वाले एरिया को अब नौकरी भी मिल जाएगी, 4 पैसे वो भी कमा लेंगे एंड डेवलपमेंट भी हो जाएगी। एंड क्योंकि वहाँ पे अगर FDI होती भी है या कोई प्लांट सेट भी होता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे आसपास वाले एरिया में बेटर रोड कंडीशंस भी हो जाएंगी, डेवलपमेंट हो जाएगी ओवरऑल। यही आइडिया है, यही प्लान है। बट अब क्या किया गया, वहाँ पे सरकार के थ्रू ही, खुद से ही स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इनिशिएट किया गया, उसके ऊपर रिसर्च की गई एंड फाइनल आउटकम हम देख रहे हैं। तो मार्केटिंग डायनामिक्स या स्केलेबिलिटीज की क्या है, पहली चीज की करंट डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन इतनी ज्यादा नहीं है। प्रोडक्शन की जब हम बात करें तो 3 टन अ मंथ है अभी तक प्रोडक्शन, जो कि रिसेंटली अभी तक न्यूज़ में बताया जा रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, डिमांड जो है अभी ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइसेस ऑब्वियसली हाई रहेंगे। तो धीरे धीरे हमें करने की क्या ज़रूरत है कि मल्टीपल ऐसी MSMEs को, ऐसे प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी चीज़, स्केलिंग अप प्रोडक्शन, क्योंकि मैंने बताया ना 3 टन अ मंथ है, 3 टन की प्रोडक्शन एक महीने की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, डिमांड को मैच करने के लिए वहाँ पे सप्लाई भी चाहिए होगी। तीसरी चीज़, फैक्टर्स जो कि प्राइसिंग, क्वालिटी कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है एक वाइटल रोल प्ले करेंगे किस चीज़ में, उसकी प्राइसिंग सेट करने में। क्योंकि अब बीच में जो बिचौलिया होगा, बिचौलिया भी नहीं, जो डिस्ट्रीब्यूशन लेगा करता है वो अपना भी तो कुछ शेयर रखेगा ना। तो ऑलरेडी अभी अगर इनिशियली हम देखते हैं कि ये वाला सामान, बायोप्लास्टिक्स हमारे अगर इंडिया में आते भी हैं, है ना, मेन स्ट्रीम के साथ आते भी हैं, नागालैंड से बाहर निकल के आते भी हैं, तो उसके ऊपर टैक्सेस लगेंगे अलग, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेंगे अलग, ठीक है। फिर वो 9 डेज का जो साइकिल है उसको कैसे देखना है, वो चीज़ को भी फॉलो करना पड़ेगा, है ना। एंड ये सब चीज़ों को टाइमली कंप्लीट करने के लिए, मार्केट में लाने के लिए, फाइनली अब जो ट्रांसपोर्टेशन वाला काम करेगा वो अपना हिस्सा भी तो रखेगा, तो वो प्राइसिंग में भी इफेक्ट करेगा, इम्पैक्ट करेगा। तो हमें क्या करना है, सप्लाई बढ़ानी है, नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़ाने हैं ताकि मोनोपोली भी ना हो सके, है ना। एंड फाइनली अब ये प्राइसिंग वाला फैक्टर कंट्रोल करके चलेंगे। एंड मार्केट रिसर्च एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इसके अंदर, वो तो ऑब्वियसली बात है, कोई प्रोडक्ट अगर आप लेकर आते हैं तो वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो अंडरस्टैंड करना है मार्केट को, मार्केट की रिक्वायरमेंट को, नीड्स को भी। देन फर्दर इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स जो है प्लास्टिक रिप्लेसमेंट के अलावा और क्या क्या हो सकते हैं। पहली चीज़, प्लास्टिक वेस्ट कम हो जाएगा, इनिशिएटिव जो है वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करेगा, पहली चीज़, ठीक है। अब कसावा की जब हम बात करते हैं ना, कसावा कल्टीवेशन के थ्रू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैसे होगी, क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टर्म की जब हम बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके हमने अब उसे स्टोर कर लिया सॉइल के अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर, तो कसावा उसके अंदर हेल्प करता है। क्योंकि अराउंड अगर हम देखें 58% जो है कार्बन डाइऑक्साइड से ही कसावा की बॉडी है, या जैसे हम बात करते हैं ना हमारी बॉडी जो है 70% वाटर है, तो कसावा के जब हम प्लांट की बात करते हैं तो उसमें 58% तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो अब वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैसे होगी कि कोई भी पत्ता है अगर वो झड़ जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि कोई भी ऐसा प्लांट है, ठीक है, अगर वो वापस से
आप कह सकते हो डिकम्पोज होने के बाद सॉइल में ही डिकम्पोज हो रहा है ना, तो वो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स भी दे रहा है एंड कार्बन भी हमारी सीक्वेस्टर हो रही है। तो कसावा के केस में जो कंटेंट है ना कार्बन का वो बहुत ज़्यादा है, तो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के लिए भी आप देखेंगे कि हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है। दूसरी चीज़ कि कंपोस्टेबल बायोप्लास्टिक जो है वो इश्यू ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स को भी यहाँ पे डील करता है। माइक्रोप्लास्टिक से हमारे पास क्या, लंग्स के अंदर में हमारी प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेन के अंदर भी देख रहे हैं, ब्लड के अंदर भी थोड़ा बहुत माइक्रोप्लास्टिक जो है, जो कि इजीली अब देखने को मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो उस सीरियस प्रॉब्लम को इरेडिकेट करने में कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल रहेगा, अपार्ट फ्रॉम द प्लास्टिक रिप्लेसमेंट, वो तो है ही है, ठीक है। माइक्रोप्लास्टिक्स के केस में भी जो इशू आ रहे हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है वो आप बेटर तरीके से कर पाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो कम हो सकती है इन दैट केस अगर आप टैपियोका या कसावा की कल्टिवेशन करते हैं। देन सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इससे क्या होने वाली है कि जो कसावा है, जब हम बात करते हैं हमारी मोकचुंग जो हमारी विलेज है मकोकचुंग, ठीक है, तो उसको हमने एक और नाम दिया, दैट इज कसावा विलेज। तो ये मॉडल जो है बाकी जितने जितने एरियाज हैं जहाँ पे टापियोका मिल रहा है या कसावा उग रहा है या उग सकता है, तो वो भी इस मॉडल को यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, एंटरप्रेन्योरशिप जो कि मेक इन इंडिया वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको भी एम्पावर कर रही है। एंड जो गवर्नमेंट का खुद का रुझान है कि लोग खुद से छोटे छोटे बिजनेसमैन उभर कर आए, उस चीज में भी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो इस मॉडल को जो है वो ट्रांसफॉर्म करने के लिए लोगों के आइडियाज को, मार्केट रिसर्च को और बेटर तरीके से ये काम किया जा सकता है इसके ऊपर, ठीक है। तो सोशियोलॉजिकली या आप कह सकते हो सोशियो इकोनॉमिकली इसका बेनिफिट जो है वो लोगों को बहुत हो सकता है, ठीक है। अब ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, ये जनरेशन कर सकता है ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्पावर कर सकता है कम्युनिटीज को डिफरेंट, ठीक है। जब जैसे नागालैंड में जो कम्युनिटी है, विमेन कम्युनिटी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जब हम बात कर रहे हैं, वो अगर एम्पावर हो रही हैं, तो आसपास वाले इलाके में जहाँ पे ये फिजिबिलिटी अगर होती है, कोई भी अपने MSME लगा ले, है ना, छोटा मोटा काम तो कोई भी शुरू कर सकता है, नौकरी किसी को दे ही सकता है। तो ये माइग्रेशन वाला प्रॉब्लम जो है उसको भी रिवर्स कर रहा है। मैंने कहा ना, नागालैंड से उठ के मेन स्ट्रीम में लोग आने की बात करते हैं ना डेवलपमेंट के लिए, कि एक बेटर नौकरी मिल जाए, तो उसको भी रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। देन स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग जो है वो जो अब लेस डेवलप्ड एरियाज है वहाँ पे भी हो सकती है बेटर, एंड पॉवर्टी जो है उसको भी कम किया जा सकता है, बेटर कंट्रोल ओवर द लाइवलीहुड होगा। तो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इससे होगी। देन चैलेंजेस क्या है या फ्यूचर आउटलुक आपको जिसके अंदर ध्यान में रखने की जरूरत है कि इनिशिएटिव जो है वो प्रॉमिस तो दे रहा है, बट चैलेंजेस उसके साथ भी रहेंगे। जहाँ पे पॉजिटिव्स होंगे वहाँ नेगेटिव्स होंगे, जहाँ पे नेगेटिव्स हैं वहाँ पे पॉजिटिविटी तो होगी ही। एक पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी या चैलेंजेस के तौर पे अगर हम देखें, स्टेबल सप्लाई ऑफ कसावा बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है। पेस्ट को मैनेज करना पड़ेगा, डिजीजेस जो हैं प्लांट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, या इवन की कसावा की आप कह सकते हो कि कंजम्पशन को लेकर भी है, जब हम लेटर ऑन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि क्या है, ठीक है। कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी, कम्पीटिंग विद चीपर कन्वेंशनल प्लास्टिक इज ऑल्सो एन इशू। प्लास्टिक्स जो हैं वो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हुए हैं, राइट, बट अब जो माइक्रॉन्स आप देखेंगे कि बिल्कुल पतला प्लास्टिक बैग जो है अभी भी एग्जिस्ट करता है मार्केट के अंदर, ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे, जो अब कुछ ऐसे प्लास्टिक्स है किसी हद तक अगर वो बायोडिग्रेड होते हैं दैट इज फाइन, ठीक है, वो भी चल रहा है मार्केट के अंदर। तो वो कन्वेंशनली अगर हम देखें उसके प्राइसेस कम होते हैं, क्यों, क्योंकि डिमांड है, सप्लाई भी उतनी ही ज़्यादा है, ठीक है, तो प्राइसिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे काम करके पॉलिसी को बनाना पड़ेगा या अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को रखना पड़ेगा। फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड कि एनवायरमेंटली अब क्या क्या इशूज़ आ सकते हैं आने वाले टाइम में, ठीक है, एनवायरमेंटली या सस्टेनेबिलिटी की जब हम बात करते हैं वो क्या है, एंड क्रूशल रहेगा ये क्यों, क्योंकि इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इस प्रोजेक्ट की इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी R&D आप इसके ऊपर करेंगे। एक ही प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कार बना रहे हैं, इनिशियली हमारे पास मारुति कार होती थी, धीरे धीरे सोचा कि अब हम क्या करें, उसमें एक गाड़ी के अंदर AC भी फिट कर देते हैं, AC के बाद अगर हम बोल रहे हैं कि पावर विंडोज दे देते हैं, तो वो एक ही प्रोडक्ट है ना जिसके ऊपर फर्दर R&D होकर डिफरेंट चीज़ें हुई। तो इसी तरीके से इसके ऊपर भी R&D करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। एंड कसावा की एक कंसिस्टेंटली हमारे पास रिक्वायरमेंट रहेगी, क्यों, क्योंकि कसावा का यूज सिर्फ बायोप्लास्टिक के लिए नहीं है, ठीक है, इसका कसावा का यूजेज एज अ स्टार्च के लिए अगर हम देखते हैं इथेनॉल प्रोडक्शन में भी हो सकता है, ठीक है, या अगर हम कहें कि स्टार्च के लिए ये फूड इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। स्टार्च की प्रेजेंस है ना, तो थिकनेस को भी मेंटेन करता है ये बहुत सारी ऐसे चीज़ों की, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कुकिंग के लिए अगर आप कोई सूप बना रहे हैं और वो बहुत पतला बन गया, गाढ़ा करने के लिए उसमें आप या तो मकई डालते हैं या आप क्या करते हैं, कॉर्न स्टार्च डालते हैं, क्यों, क्योंकि स्टार्च की प्रेजेंस से क्या हो रहा है, अगेन वो थिकनेस आ जाती है। तो इस वजह से कसावा का इम्पैक्ट या जो स्टेबिलिटी है इन दैट प्रोडक्शन वो भी रखनी ही पड़ेगी, मीटिंग द डिमांड्स, ठीक है। तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को या इवन की जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सोर्स कहाँ से आएगा, ठीक है। देन
Other potential feedstock for bioplastics is also important for the diversification and resilience. अब टैपियोका प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जान लिया क्या क्या यूजेज है इथेनॉल प्रोडक्शन एंड ऑल दैट, स्टार्च की प्रेजेंस एंड ऑल दैट, बट एक्चुअली में ये है क्या इसके बारे में जानते हैं. फैमिली की बात करते हैं तो इसको तोड़िए वर्ड को, यूफोरबाइसे, ठीक है, यूफोरबाइसे, दैट इज हाउ आई प्रोनाउंस इट. इफ आई एम रॉन्ग प्लीज मुझे बताना, ठीक है. क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट्स में रेनफॉल ज़्यादा चाहिए इसको, 100 सेंटीमीटर पर एनम, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन्स के पास. ऑल्टीट्यूड जो है एलिवेशन 1000 मीटर्स की चाहिए एटलीस्ट. सॉइल जो है वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, पानी खड़ा नहीं होना चाहिए. रेड लेटराइट लोम चाहिए विथ पीएच रेंज ऑफ 5.5 to 7, ठीक है. तो ये थोड़ा सा एल्कलाइन सॉइल में ज़्यादा होगी, एसिडिक सॉइल में नहीं होने वाली. टैपियोका कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है, ठीक है. ट्रॉपिकल एरियाज में ये बहुत इजीली ग्रो कर जाती है. ट्यूबरस है, ट्यूब मैंने बताया था, ट्यूबरस रूट्स हैं जिसमें कसावा फ्लोर, ब्रेड, टैपियोका, लॉन्ड्री स्टार्च, अल्कोहलिक बेवरेजेस इसके थ्रू बनाई जा सकती हैं, ठीक है. देन कसावा जो है इसको टैपियोका भी बोला जाता है. इंडिया के अंदर एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इसकी 4.98 मिलियन टन्स अभी तक है. तमिलनाडु एंड केरला एंड नाउ वी कैन से कि नागालैंड में भी ये ग्रो करती है मेजर अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन. एंड नॉन ट्रेडिशनल एरियाज लाइक महाराष्ट्र में भी इसकी कल्टीवेशन धीरे धीरे देखने को मिल रही है. दिस इज ऑल अबाउट टैपियोका. देन अब इसके यूजेस और क्या क्या हो सकते हैं. हाई स्टार्च कंटेंट है, ठीक है, लो मैनेजमेंट कंडीशंस हैं. ग्लोबली इसको रिकॉग्नाइज क्या किया गया है, पोटेंशियली एक ऐसा कैंडिडेट जिसके थ्रू बायो इथेनॉल प्रोडक्शन, ठीक है, बायोफ्यूल्स की जब हम बात कर रहे हैं उसके अंदर भी इसको यूज किया जा सकता है. एंड ऐसा कोई साइड इफेक्ट ह्यूमन कंजम्पशन में अभी तक नहीं देखा गया टैपियोका का, बट अगर आप ओवर में इसकी कंजम्पशन करते हैं तो साइनाइड पॉइजनिंग जो है वो हो सकती है. सिमिलर काइंड ऑफ पॉइजनिंग जो हम देखते हैं एक और चीज़ से, वो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि किससे साइनाइड पॉइजनिंग हो सकती है. फूड इंडस्ट्री में जब हम बात करते हैं, किसी तरह के फल की बात करते हैं, तो वो अब आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है. सो अब अगर आप पंजाब पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं एंड अगेन यू वांट अ स्ट्रैटेजी सेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम विच इज लेफ्ट फॉर एग्जामिनेशन कि कैसे आपको तैयारी करनी है, तो वी हैव अ वर्कशॉप प्लान फॉर यू ऑन 27th of February 2025 at 4 PM. एंड क्या यहाँ पे इशू हमारा जो है जिसको मेनली चैलेंज को देखा जाएगा, मतलब टीचर्स चाहेंगे कि आपकी बात करें, ठीक है. तो 8 वीक्स की स्ट्रैटेजी है पीपीएससी 2025 की यहाँ पर क्लियर करने के लिए कि कैसे आपको स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना पड़ेगा. कुबेर सर एंड मनमीत मैम दोनों को ही यहाँ पे पंजाब पीसीएस का एक्सपीरियंस है, खूब अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको अच्छे से गाइड भी कर पाएंगे, ठीक है. तो वर्कशॉप में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू आर वांटिंग टू प्रिपेयर एंड कोई फ्री टेस्ट मिल जाए, तो एक टेस्ट हम कंडक्ट करा चुके हैं. नेक्स्ट टेस्ट हमारा 23 फरवरी को है, दैट इज पंजाब पीसीएस का एक मॉक टेस्ट जहाँ पे आपको इंस्टेंट रैंक जो है मिल जाएगा, इंस्टेंट स्कोर मिल जाएगा. पंजाब का पेपर का पैटर्न जैसा होता है उसकी बेसिस पे यहाँ पे हम देखते हैं कि पेपर को सेट डाउन किया जाएगा. एंड 2 टेस्ट होंगे मॉक के. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक टेस्ट तो था जो 9 फरवरी को है ना, उसमें भी 2 टेस्ट थे, सीसैट और जीएस का अलग से, ठीक है. अब 23 को भी जीएस और सीसैट दोनों का अलग से ही पेपर होगा, तो आपको दोनों को ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है. आप अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को जान सकते हैं एंड लेटर ऑन आपको एक्साइटिंग प्राइसेस भी मिलेंगे जो कि टॉप 10 रैंकर्स को मिल जाएंगे. तो आपको अगर इसको भी एनरोल करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे. थैंक यू सो मच.